बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो आय का पांचवा शीर्षक है उसमें विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी आय होती हैं। और दूसरा मैंने आपको लेक्चर में समझाया कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उस हेड के अंतर्गत कौन सी आय हैं जो करमुक्त हैं, जो टैक्स फ्री हैं, जिनके ऊपर कर नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड इनकम्स अदर हेड्स की। और आज का जो ये अपना लेक्चर है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस हेड में जब आता है तो आप उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं उदाहरण के तौर पे आपको अब समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो अदर सोर्सेज के आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में क्या है कि इसमें जो कई बार क्या होता है कि जो प्राप्त आय है, जो रिसीव्ड इनकम है, उसको आपको सकल बनाना होता है, ग्रॉस अप करना पड़ता है। जैसे मान लो कि लॉटरी के ऊपर 30% टैक्स कटने के, टीडीएस कटने के बाद इनकम मिलती है, तो उसको अगर प्राप्त राशि दी हुई है लॉटरी की तो अपन उसको जो प्राप्त राशि है उसको 100/70 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ग्रॉस अप करने के लिए। ज़्यादातर प्रतिभूतियों में देखा गया है कि टीडीएस की रेट जो है 10% है। तो किसी प्रतिभूति से प्राप्त राशि दी हुई है ब्याज की, तो उसको ग्रोस अप करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो प्राप्त राशि है उसको 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 5% टीडीएस अगर किया है तो 100/95 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत बहुत सी ऐसी आय हैं जो टीडीएस करने के बाद प्राप्त होती हैं। तो ऐसी आय जिसमें से टीडीएस से किया हुआ है और प्राप्त दी हुई है तो उसको आपको ग्रोसअप करना है। और ग्रोसअप करने का जो आपका फार्मूला है, जो परसेंटेज है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि फला फला इनकम अगर प्राप्त होती है इस प्रतिभूति की तो उसको प्राप्त राशि गुणा 100 जो रेट होती है उसको माइनस करके नीचे लिखते हैं। तो उसको ग्रोसअप करने का क्या नियम है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत कुछ प्रतिभूतियों का ऐसा नाम भी दे रखा है कि उन उन प्रतिभूतियों में से टीडीएस होता ही नहीं है, टीडीएस नहीं होता है। यानी कि जो उसकी इनकम है वो सीधी की सीधी आपको प्राप्त होगी। तो ऐसी प्रतिभूतियों की जो इनकम है, क्योंकि उसमें टीडीएस नहीं हुआ, तो उसको आप एज इट इज ही लेना है, यानी उसको ग्रोसअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी बुक में लिस्ट दी हुई है कि वो प्रतिभूतियां जिन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, तो उन प्रतिभूतियों की लिस्ट को आप पूरी को याद करोगे, ताकि आपके ये ध्यान में रहे कि फला फला प्रतिभूति की अगर कोई इनकम है तो उस पर टीडीएस नहीं होता, यानी कि वो प्राप्त राशि और ग्रोस राशि बराबर है। दूसरा, कुछ प्रतिभूतियां ऐसी हैं कि जिनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है, जैसे कल मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो एग्जेम्प्टेड जो इनकम्स, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बीच में कहीं कहीं पॉइंट्स आ जाते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स के, तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी इनकम आ गई जो अदर सोर्सेज हेड के अंदर एग्जेम्प्टेड है तो उसको आप अवॉइड कर सको, उसको टैक्सेबल अमाउंट में स्टेटमेंट में न लिख सको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अदर सोर्सेज की जो अपना चैप्टर है इसमें एक तो आपको विभिन्न प्रकार की आय कौन कौन सी इसमें सम्मिलित है वो याद होनी चाहिए, और दूसरी इस हेड की जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स है कि फला फला इनकम जो है अदर सोर्सेज के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। दूसरी बात, आपको ग्रोसअप करने की जो रेट है वो आपके अपने बुक्स ऑफ एक जो आ गई है, आपकी इनकम टैक्स की बुक आपके पास है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से प्राप्त आय को आप ग्रोसअप करेंगे। क्योंकि जो अपन टैक्सेबल इनकम लिखते हैं स्टेटमेंट में वो नेट इनकम नहीं होती, ग्रोस इनकम होती है, ग्रोस इनकम सकल राशि होती है। तो अगर नेट राशि दी हुई है तो उसको आपको सकल बनाना है। दूसरा, आपको क्या है कि कुछ ऐसी प्रतिभूतियां याद करनी है कि जिनके मतलब इनकम में से कुछ राशियां ऐसी प्राप्त होती हैं जहां टीडीएस नहीं होता, जहां टीडीएस नहीं होता। तो अगर टीडीएस नहीं हुआ है, आपको प्राप्त राशि हुई है, तो उस राशि को ग्रोसअप करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो अभी ये मैं एक क्वेश्चन आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको करवाना चाह रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए कि डॉक्टर प्रसाद एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं और वह सांसद भी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उनकी आय के विवरण निम्न प्रकार हैं। संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन 3,500 रुपये प्रतिमाह। संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 6400 रुपये। लेखों से आय जो भारतीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 2,800 रुपये। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्याख्यान देने पर प्राप्त पारिश्रमिक 8,000 रुपये। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 6,800 रुपये। वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में इनको 15,800 रुपये रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए। इस राशि में से निम्न कटौतियों की मांग करते हैं। एक लिपिक का वेतन 1,200 रुपये, पुस्तकों के संशोधन के संबंध में पुस्तकें क्रय की 1,400 रुपये, पुस्तकों के विक्रय के संबंध में तथा नया संस्करण छपवाने के संबंध में टेलीफोन के व्यय 700 रुपये। उनका राजस्थान स्टेट लॉटरी से 15,000 रुपये का पुरस्कार निकला। उन्होंने विभिन्न प्रांतों की लॉटरीज के टिकट खरीदने के संबंध में गत वर्ष में 800 रुपये व्यय किए। जापान में कृषि भूमि से 14,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। श्री गंगानगर राजस्थान में कृषि भूमि से आय 4,800 रुपये हुई। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाया गया था। इन आयों के संबंध में उन्होंने 2,600 रुपये व्यय किए। उनकी अन्य आयों में शतरंज के खेल में जीते 1,200 रुपये, ताश के खेल में सर्व से जीते 1,800 रुपये। 1 जुलाई 2000 को उन्होंने स्वयं का मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार्य में व्यवस्था के कारण मकान नहीं बनवा सके। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह जमीन 20,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा दी। 15 दिसंबर 2019 को उन्हें उनके एक मित्र ने विवाह के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य पर 1 लाख रुपये का उपहार दिया। उन्होंने श्री राम को अपने मकान को 40 लाख रुपये में विक्रय का अनुबंध कर 1 लाख रुपये अग्रिम प्राप्त किए। श्री राम के शेष राशि भुगतान न करने पर अगस्त 2019 में 1 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। सरकार ने उनकी भूमि जो उन्होंने 1970 में 20,000 रुपये में क्रय की थी का अधिग्रहण किया था, जिसका वाद न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने विलंब भुगतान पर 1 लाख रुपये ब्याज सहित 51 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान दिसंबर 2019 में किया। डॉक्टर प्रसाद की कर निधान वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय का वर्णन कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें कौन कौन सी आय को किस तरह से आप सॉल्यूशन इसका करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट खींचेंगे, कॉलम खींच लीजिए और कॉलम खींचने के बाद इसका हेडिंग लगाइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ डॉक्टर प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। कॉलम खींचा आपने और कॉलम खींचने के बाद इसका हेडिंग लगाया है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ डॉक्टर प्रसाद। ठीक है। अब इसमें देखिए कि संसद सदस्य के रूप में प्राप्त 3,500 रुपये प्रतिमाह वेतन, ये टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेज की, क्योंकि जो संसद सदस्य है उसको अगर सरकार और उसके बीच में नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए जो उसकी सैलरी है वो अदर सोर्सेज में आएगी। तो इसमें आप लिखेंगे सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3,500 गुना 12, ये हो गया आपके 42,000 रुपये। दूसरा आपके है संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता। अब संसद के सत्रों में उपस्थित होने का जो दैनिक भत्ता होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। एमपी एमएलए को जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं वो आयकर के अंतर्गत कर मुक्त है, या टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, एग्जेम्प्टेड। लेखों से आय जो भारतीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 2,800 रुपये, ये इनकम आपकी आ जाएगी। इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स 2,800 रुपये, ये आपके अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्याख्या देने पर पारिश्रमिक 8,000 रुपये, ये भी बिल्कुल टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेज की। रेम्यूनरेशन फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स 8,000 रुपये। ठीक है, ये अदर सोर्सेज की टैक्सेबल इनकम है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 6,800 रुपये, ये भी इनकी अदर सोर्सेज की टैक्सेबल इनकम है। एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन बोलेंगे इसको, 6,800 रुपये एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन। ठीक है।
और फिर उसके बाद वे कई पुस्तकों के लेखक हैं, यानी कि इसकी रॉयल्टी की इनकम है। वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में इनको 15,800 रुपये रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए। और रॉयल्टी की इनकम में से अगर इन्होंने कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। जैसे इन्होंने 1,200 रुपये एक लिपिक का वेतन, और पुस्तकों के संशोधन के समय पुस्तकें क्रय की 1,400, 1,600 और 700 रुपये पुस्तकों के विक्रय के संबंध में तथा नया संस्करण छपवाने के संबंध में टेलीफोन व्यय 700। तो ये आपके 3,300 रुपये जो है 15,800 में से माइनस कर देंगे। तो इसमें आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ बुक्स 15,800 माइनस 3,300, जो उसका एक्सपेंसिस हुआ, तो शेष आपका बच गया 12,500 रुपये। ये इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एज ए ऑथर के रूप में। तो अन्य साधनों से आय शीर्षक में मैंने कल आपको बताया था कि किसी आय को अर्जित करने के संबंध में अगर कोई व्यय होती है तो उसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन आकस्मिक आयों के संबंध में कोई अगर खर्चा हुआ तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उसमें इसके आपके बाद में आती है इनकम कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। जैसे इस डॉक्टर साहब के प्रसाद की आकस्मिक आय भी है। एक तो क्या है कि इनको लॉटरी से 15,000 रुपये मिले हैं और टिकट खरीदने के 800 रुपये व्यय की, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 1,500 रुपये लॉटरी के मैंने आपको बताए, और शतरंज के खेल में 1,200 और ताश के खेल में 1,800। यानी ये तीनों प्रकार की जो आय है वो आकस्मिक आय है। तो इसमें आप लिखेंगे कैजुअल इनकम 15,000 रुपये लॉटरी के हो गए, और 1,200 रुपये शतरंज के खेल के, और 1,800 रुपये ताश के खेल के। दोनों इनकम को, कैजुअल इनकम को आप जोड़ दीजिए तो ये आपकी, ये है आपका 15,000 सॉरी 15,000 यानी कि 1,200 प्लस 1,800 3 और 15 18,000 रुपये आपकी ये कैजुअल इनकम हो जाएगी डॉक्टर प्रसाद की टैक्सेबल। अब उसके बाद इस डॉक्टर प्रसाद की क्या है कि जापान में कृषि भूमि से 14,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है, और श्री गंगानगर राजस्थान में कृषि भूमि से आय 4,800 रुपये हुई है। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाया गया था। इन आयों के संबंध में उन्होंने 2,600 रुपये व्यय किए हैं। तो ये इसकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है तो विदेश की, और एक गंगानगर वाली जिसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना गया है। तो 14,000 और 4,800, 18,800 में 2,600 रुपये माइनस कर दीजिए। तो ये इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 18,800, दोनों एग्रीकल्चर इनकम जो जोड़ा माइनस 2,600 एक्सपेंसिस, तो ये आपकी क्या होगी 16,200 रुपये। 16,200 रुपये ही एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। देखो, भारत में कृषि आय तो करमुक्त होती है, लेकिन विदेशों से कृषि आय करयोग्य होती है। और किसी गंगानगर वाले केस में कृषि भूमि से आय 4,800, ये भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर दिया गया है, इसलिए ये टैक्सेबल है। अदरवाइज क्या होता है, भारत में जो कृषि आय है वो करमुक्त होती है, लेकिन ये जो भूमि डॉक्टर प्रसाद ने दी है ये बाजार लगाने के लिए दी है गंगानगर वाली, इसलिए टैक्सेबल है। और विदेशों से कृषि आय तो वैसे ही टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद 1 जुलाई 2000 को उन्होंने स्वयं का मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार्य में व्यवस्था के कारण मकान बनवास के उन्होंने 1 जनवरी 2020 को जमीन 20,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दी। यानी जो प्लॉट था, मकान तो बनाया नहीं, उसको किराए पे उठाया है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए क्या हो जाएगी, रेंट फ्रॉम लैंड हो जाएगा 20,000 गुना 3 60,000 रुपये। ये इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। ठीक है, और 15 दिसंबर 2019 को उनके एक मित्र ने विवाह के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य पर 1 लाख रुपए उपहार में दिए। ये भी इसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, क्योंकि विवाह के उपरांत देना किसी की शादी में, तब तो वो मैरिज की गिफ्ट होती है। लेकिन अभी इन्होंने 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में, विवाह के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए दिए हैं। तो ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 1 लाख रुपए। ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 1 लाख रुपए। फिर उन्होंने श्री राम को अपने मकान को 40 लाख रुपए में विक्रय का अनुबंध कर 1 लाख रुपए अग्रिम प्राप्त किए। श्री राम के शेष राशि भुगतान न करने पर अगस्त 2019 में 1 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। अगर कोई मकान प्रॉपर्टी वगैरह बिक्री करने का अगर कोई सौदा होता है, कोई एडवांस मनी दी जाती है, जिसको देसी भाषा में साई भी बोलते हैं, तो अगर वो अनुबंध नहीं होता है तो वो एडवांस मनी क्या होता है, फॉरफिट हो जाते हैं। तो इसको आयकर प्रावधानों के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना गया है। तो इसमें आपकी एडवांस मनी फॉरफिटेड कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए।
ये इससे डॉक्टर प्रसाद की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद सरकार ने उनकी भूमि जो उन्होंने 1977 में 20,000 में क्रय की थी का अधिग्रहण किया था, जिसका विवाद न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने विलंब भुगतान पर 1 लाख रुपये ब्याज सहित 51 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान दिसंबर 2019 में किया। तो किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान विलंब होने से अगर कोई ब्याज मिलता है, ब्याज की राशि, तो उसमें 50% की जो है ना एग्जम्पशन मिलती है, बाकी राशि टैक्सेबल होती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन 1 लाख रुपए और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 फॉर 50%। 1 लाख का 50% कितना हो गया, 50,000। तो 1 लाख में 50,000 माइनस करो, कितना चला गया, 50,000। अब ये जो आपके आउटर कॉलम है, इसका आप जोड़ मार लीजिए, इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 4,16,300 रुपये। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक क्वेश्चन करके बताया है अदर सोर्सेज में कि किस तरह से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अदर सोर्सेज में आप हल कर सकते हैं, किस तरह से टैक्सेबल इनकम आपको निकालनी है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि अदर सोर्सेज की कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड हैं, उसको आप याद रखिए, ताकि उनको आप यहाँ न लिखें टैक्सेबल इनकम में। टैक्सेबल इनकम में वो आनी चाहिए जो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय दिस लेक्चर।